हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं और दोस्तों, आपका ये जो किताब है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसका इंतजार अब हो गया है खत्म। आज से ये क्लास आपके लिए रिज्यूम की जा रही है, रिस्टार्ट की जा रही है। इसके पहले मैंने 18 लेक्चर्स लिए हैं जिसमें 13 चैप्टर्स कवर किए थे। 13th चैप्टर जो है यानी 13वां जो अध्याय है, उसी अध्याय को हम यहां पर दोबारा से शुरू करेंगे। दोबारा से मतलब उसी के आगे की चीज शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो सजेशन है, आज जो यहां पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग सबसे पहले जाकर के प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इसी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप क्लिक करें। क्लिक करके प्रीवियस 18 लेक्चर्स जो हैं उसको आप फटाफट से देख डालिए, क्योंकि आपको ये मतलब अगर आप स्टडी में बिलीव करते हैं और स्टडी में स्टोरीज बिलीव करते हैं हिस्ट्री में, तो ये आपको एक तरीके से OTT की तरह फील कराएगा। आप इसमें सीजन 1 देख चुके हैं, नाउ द सीजन सेकेंड हैज बीन स्टार्टेड, सीजन 2 बिगिंस। तो अब आप सीजन 2 में जो पिछली कड़ी छूटी थी, अध्याय 13 की थी, अध्याय 13 के आधे भाग को हमने कवर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को होम रूल लीग के बारे में बताया था। आज हम होम रूल लीग के ठीक आगे का जो अगला कदम है उसकी तरफ ले चलेंगे, लखनऊ समझौते की तरफ ले चलेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आज का हमारा ये टॉपिक जो है, इसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष क्लास नंबर 19 है, चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम है होम रूल लीग आंदोलन। लेकिन होम रूल लीग आंदोलन जो है, इसी का ही एक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, लखनऊ समझौता। ठीक है, तो ये जो आपका आज का अध्याय है वो लखनऊ समझौता के इर्द गिर्द रहेगा और उसमें लीग का क्या रोल है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। विपिन चंद्र जी की ये किताब है, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो ये किताब छपी हुई थी, ये बहुत लोग यूज करते हैं। इस किताब को पढ़ने में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको जरूर ज्यादा नहीं मिलती है, बट कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। GS पेपर 1 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को लिखने के लिए, तो इंडियन स्ट्रगल में ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि आप देखो, आज जो है 3 तारीख है, आज 3 अगस्त है और शाम के 7 बज चुके हैं। ठीक है, शाम के 7 बज चुके हैं। अब आपके पास में सिर्फ 5 आवर्स जो है वो लेफ्ट है, 5 घंटे जो है वो आपके पास में और बचे हुए हैं। इस 5 घंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किस चीज के लिए? प्रतिज्ञा के इवनिंग बैच में जुड़ने के लिए। इसकी खासियत ये है कि ये P2I के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, P2I के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं और इसमें आप जो है प्रिपरेशन जो कर रहे हैं 2025 को टारगेट करके भी कर सकते हैं, 2026 को टारगेट करके भी कर सकते हैं। बट एक खास स्पेशल बात यह है कि पॉलिटी विषय अमृत उपाध्याय सर ने इसमें शुरू किया। अभी 1-2 क्लासेस ये आपकी छूटी हैं, तो आप जरूर इसमें एनरोल कर जाइए। आज ही एनरोल करने का अंतिम दिन और अंतिम 5 घंटे शेष हैं, तो बिल्कुल समय अब गंवाएं। दूसरी बात यह है कि ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री हो सकता है। ठीक है, ये फ्री कैसे हो सकता है? जब आप 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। देखिए, जो भी ज्वाइन करे वो यही सोच करके करे कि हमें प्रीलिम्स क्या, हमें UPSC क्वालिफाई करना है, सब यही सोच करके ज्वाइन करते हैं। अगर आपके अंदर वो स्पार्क है तो फिर ये मत सोचिए कि हमें पहले प्रीलिम्स निकालना है, पहले मेंस निकालना है, बट हम आपको ये फ्री में तब दे सकते हैं जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो। साथ ही साथ आपकी 1 साल की 1 ईयर की वैलिडिटी जो है वो भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। यानी इस बैच में आपको 2.5 साल की वैलिडिटी भी मिलने वाली है, 18 किताबों के सेट भी मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, क्रक्स आपको दिए जाएंगे, 18 किताबों के सेट आपके घर भेजे जाएंगे, तमाम सारे नोट्स भेजे जाएंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम है। प्री जब आपका आएगा तो उसके लिए स्पेशल बैचेस हम आपको अलग से रिवीजन के लिए देंगे। प्री जब आपका आएगा तो उस समय हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे जिसमें आप मोर देन 75 टेस्ट जो है वो लगा चुके होंगे और डिफरेंट टाइप के वो टेस्ट होंगे, कंप्लीट टेस्ट वगैरह सब मिला करके। मेंस के लिए आपको इसमें टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इंटरव्यू के लिए गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाएगा, यानी 1 एंड ऑल आपको सारी चीजें इस बैच में मिलने वाली हैं। सो इसमें डिले मत कीजिए। शाम का 6 बजे का बैच है,
अभी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करके आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं, कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं विरद लाइव। चलिए तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और कांग्रेस लीग समझौते पर वापस आते हैं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इस वीडियो को एक बार दोबारा जाकर के देख लीजिएगा, इसके पीछे के जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत इस समय लीग समझौते से हो रही है, कांग्रेस और लीग समझौते से हो रही है। अब देखिए यहां पर कई सारी चीजें हैं, यहां पर लीग के कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो लीग का यहां पर अर्थ आप ये निकाल सकते हो, एक तो लीग का अर्थ आप यहां पर ये निकाल सकते हो कि मुस्लिम लीग, ठीक है, एक तो आप मुस्लिम लीग ये अर्थ निकाल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो आप होम रूल लीग पढ़ रहे हैं ना, होम रूल लीग जो है वो भी आप पढ़ रहे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। और इससे पहले होम रूल लीग जो है वो कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे से सिंक नहीं है। और इनफैक्ट होम रूल लीग अलग बनी ही तभी क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस चीज को अपने मंच से आगे नहीं बढ़ा पाई थी। यही चीज मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था, जो 80th यानी 18वां जो अध्याय था उसमें। तो चलिए इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये कांग्रेस का अधिवेशन होना है, 1916 की बात है, 1916 की बात है। कांग्रेस का ये अधिवेशन होगा लखनऊ में। कहां पर होगा? लखनऊ में। और मैंने आपको बताया है कि जब हम होम रूल लीग की बात करते हैं तो दो होम रूल लीग आपको ध्यान रखना है, एक जो तिलक के नेतृत्व में चलती है और एक जो बेसेंट के नेतृत्व में चलती है। व्हाटएवर जो भी अलग अलग चल रही हैं कोई बात नहीं, देखने में ये अलग अलग हैं बट दोनों का एक ही उद्देश्य है, होम रूल, स्वशासन, ठीक है, स्वशासन। तो ये दोनों का ही उद्देश्य है। होम रूल यहां पर नाम ही है, होम रूल यहां पर नाम ही है। तो यार जब होम रूल इनको भी चाहिए ये अलग अलग क्यों चल रहे थे? हालांकि इसको पूरी तरीके से हमने पिछली क्लास से समझाया, लेकिन आज बहुत समय बाद रीस्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो कुछ चीजें हम जोड़ देते हैं पिछली क्लास वाली। आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके जो फॉलोवर्स हैं और इनके फॉलोवर्स जो हैं, इनके कुछ फॉलोवर्स में आपस में सामंजस्य नहीं था। बट इन दोनों में सामंजस्य था या नहीं था, तो मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में आपस में क्लियरिटी है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान देते हैं, इनमें आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहां पर मैंने पहले ही बताई हुई हैं। तो इनमें आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन इनके जो समर्थक हैं उनमें आपस में समझौते नहीं है कई जगहों पर, इसलिए इनको डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ता है। इस क्रम में अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने तय कर लिया है आपस में कि हम दोनों लोग अलग अलग कार्यक्षेत्र में अपनी जो होम रूल लीग है उसको चलाएंगे। तो तिलक जो है उनका जो होम रूल लीग चलता है वो महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में चलता है, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और उसके आसपास के इलाकों में, मतलब प्लेसेस तय हैं, मध्य प्रांत है, बरार है, इस तरीके के एरियाज में उनका पकड़ है, वहां पर चल रहा है। बेसेंट रेस्ट ऑफ द इंडिया में अपना जो पूरा का पूरा ये जो होम रूल लीग है वो चला रहे हैं। दोनों का उद्देश्य स्वशासन ही है। सो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब ये बेसेंट जो है वो चाहती हैं कि जो हम स्वशासन की मांग कर रहे हैं ये कांग्रेस के मंच से उठे, कांग्रेस जो है उसके मंच से उठनी चाहिए। तो इन्होंने बेसेंट जी ने कांग्रेस को समय दिया था कि हम इतने समय बाद हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप सोचें विचारें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप स्वराज को लेकर के, स्वशासन को लेकर के आगे बढ़ें। पर कांग्रेस में क्योंकि आपको मालूम है कि ये सब अभी नरमपंथी विचारधारा पूरी तरीके से समाप्त हुई नहीं थी, तो नरमपंथी और गरमपंथी विचारधारा का अभी भी जो असामंजस्यता है वो आपको प्रकट होती हुई दिखाई देती है। फलतः आप देखेंगे कि जो नेशनल कांग्रेस है वो अपने मन से इसे शुरू करने में असफल रही और शिथिल रही। यही कारण था कि तिलक जो कि उस समय कांग्रेस में शामिल नहीं थे, उन्होंने अपना होम रूल लीग जैसे ही शुरू किया तो जो बेसेंट के समर्थक थे उन्होंने भी कहा कि अब आपको भी शुरू कर देना चाहिए, अब आपको सितंबर तक का वेट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई बेसेंट जो है वो भी अपना होम रूल लीग शुरू कर देती हैं। अब जो भी हो भाई, चाहे बाहर के हो आप लोग, चाहे जो भी हो, समर्थक जैसे भी हो, स्वशासन चाहते हैं, कांग्रेस भी यही चाहता है, मतलब कांग्रेस भी इसी दिशा में काम कर रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बस नरमपंथी स्वभाव को लेकर के। तो ये जो अलग अलग विचार अलग अलग गुच्छों में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जब तक एक नहीं होंगे भारत संघर्ष जीत ही नहीं सकता।
किसी भी संघर्ष को जीतने के लिए विचारों का एक होना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और विचारों के एक होने के लिए अगर मनमुटाव हैं, अगर विचार अलग अलग हैं, तो वो सब सही कैसे होंगे? जब एक साथ वहां पर बैठा जाएगा, उस पर बातचीत करी जाएगी, कुछ सहमति और असहमति की बात होगी, फलता वहां से जो अंततः एक रास्ता निकलेगा, वहां से सहमति बनने का मार्ग खुल सकता है। तो ये एक डाइवर्जन है थॉट्स के, सेम प्लेटफॉर्म के डाइवर्जन्स हैं थॉट्स के, ठीक है। एक और डाइवर्जन है जो कि नेशन वाइड है, अगर हम कह सकते हैं। अगर वहां पे प्लेटफॉर्म, यहां पे प्लेटफॉर्म कांग्रेस है और उसमें थॉट्स के डाइवर्जन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म नेशन मान ले, राष्ट्र मान ले, तो डाइवर्जन और भी है। वो क्या है? एक कांग्रेस का थॉट है, एक मुस्लिम लीग का थॉट है, ठीक है। तो अब वो डाइवर्जन भी एक जब तक नहीं होगा, वो डेविएशन जो है वो भी जब तक समाप्त नहीं होंगे, तब तक ये फिर से एक नहीं हो पाएगा राष्ट्र। तो इस चीज को भी एक करना है। तो अल्टीमेटली जो बिखराव है विचारों के, उन विचारों को एक मंच दिया जाए, एक मंच में एक जगह पर गुथा जाए और अपने दुश्मन के सामने अपने रास्ते को, अपने डिमांड्स को जो है वो रखा जाए। इसी उद्देश्य से यह कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हो रहा है। तिलक अभी कांग्रेस में शामिल नहीं है, लेकिन तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल होने की ओर अग्रसर हैं। इस उद्देश्य से वो यहां पर गए हैं। हालांकि इसकी अध्यक्षता किसने करी है? कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता हो तो मुझे बताए कि 1916 का जो लखनऊ समझौता हो रहा है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी अध्यक्षता में ये जो है एक मतलब आयोजन यहां पर हो रहा है। और आयोजन में एनी बेसेंट सहित, अध्यक्ष सहित तमाम सारे लोग एक चीज पर सहमत हो रहे हैं, और वो क्या है कि अब देखिए कांग्रेस अलग कब हुई थी। आप देखिए 1905 से लेकर के अलगाव का समय आना शुरू हो चुका था। अलगाव का समय जो है वो शुरू हो चुका था। ये अलगाव का समय होना शुरू हुआ है कैसे? आप देखते हैं बंगाल विभाजन होता है, आप देखते हैं ना, आप देखते हैं कि बंगाल विभाजन होता है। आप देखते हैं कि बंगाल विभाजन के अलावा आपको इसमें कांग्रेस जो है, माफ कीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूप में भी आप एक प्रकार से कांग्रेस का विभाजन देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में जो आप जो अलगाव देखते हैं, कांग्रेस विभाजन जिसको आप बोलते हैं, कांग्रेस विभाजन जिसको आप बोलते हैं, गरम दल नरम दल वाला, वो आप यहां पर देखते हो। तो ये सब विभाजन के समय है। तो इन सब चीजों का एकीकरण जो है उसके मार्ग यहां पर खोजे जा रहे हैं। और यहां पर यही कहा जा रहा है इन सदस्यों के द्वारा कि जब तक हम विचारों को अलग अलग लेकर के चलेंगे, भले ही वो किंचित अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन अलगाव जो है वह पराजय ही लेकर के आएगी। इसलिए यदि अगर हम विचारवान होकर के, एक होकर के आगे की ओर बढ़ेंगे, तो एकता में ही जीत है। अब ये एकता सभी प्रकार के विचारों की होनी चाहिए, ठीक है। जातीय एकता की भी बात करी जा रही है, धार्मिक एकता की भी बात करी जा रही है। मतलब हर प्रकार सी चीजों को एक करना है, यहां पर अलग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें यहां पर रिप्रेजेंट करी जा रही हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो भाई ये जो है, ये क्या है? ये कांग्रेस लीग समझौता है। कांग्रेस लीग समझौता आप इसे कह सकते हैं। तो कांग्रेस में होम रूल लीग के लोग भी एक होंगे और कांग्रेस में मुस्लिम लीग के भी एक होंगे। इसी समझौते में कुछ चीजें आएंगे सामने। अब यहां पर जो लीग है ना, ये लीग मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये मान के चलिए, मुस्लिम लीग ने भी कुछ चीजें रखी हैं कि कांग्रेस हमारी बात को आप खुद सोच करके चलिए ना कि आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहां पर 1906 में जो आपको अलगाव देखने को मिल रहा है, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या थे, क्या मांगे थी जिसको लेकर के अलगाव था? अलगाव यही था कि जैसे कांग्रेस में भी उनको यही चाहिए था कि कांग्रेस में निश्चित संख्या में मुसलमान जो हैं वो रहें, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो होने चाहिए। फिर जो इलेक्शंस के धीरे धीरे या फिर जो लेजिस्लेचर्स वगैरह हुआ करते थे, विधायिकाएं जो हुआ करती, उसमें सीट्स को लेकर किसी तरीके की डिमांड उठनी शुरू हुई। तो इस समय जो डिमांड है वो यही है कि भाई जो विधान मंडल हैं हमारे पास में, विधान मंडल इत्यादि जो हैं, उसमें अगर आप देखें तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र, इस तरीके की मांग जो है वो लगातार मुस्लिम लीग की बनी हुई है।
इसके पहले बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं यार। ये समय जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी चल रहा है, आपको मालूम है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मिड में हो रहा है, बीच में हो रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनके ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी अत्याचार कर रहे हैं। तुर्की का नाम इसमें काफी ज्यादा आना शुरू हो चुका है, आ रहा है। तो यहां पर अब एक मंच जो है बन रहा है जिसमें पहले मुस्लिम लीग जो है वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रही है या ब्रिटिशर्स को अपना सपोर्टर मान रही है। अब वहां से मन जो है उनका खिन्न हो रहा है, धीरे धीरे पृथक हो रहे हैं। लेकिन वो पृथकता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के निकटता का कारण बने, ऐसा कुछ तथ्य यहां पर जोड़ा जाए, इसीलिए यहां पर मीटिंग हो रही है। तो अब इन सब चीजों में आप देखेंगे कि बेसेंट और तिलक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसेंट और तिलक की भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसेंट और तिलक अलग अलग अपने आंदोलन चला रहे थे, देश भर में उनको बहुत बड़ा समर्थन था। और इस समय कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस शिथिल है, मतलब कांग्रेस उस समय है नहीं, कहीं एक्टिव नहीं है। सोचने की बात है कि उसी के मेंबर्स अलग अलग मूवमेंट चला करके पूरे देश को रीयूनाइट कर रहे हैं, लेकिन जिस संस्था का यह काम था वो संस्था इस मामले में कहीं ना कहीं शिथिल थी। उसका नामो निशान यहां पर फिलहाल एक्टिव तौर पर नहीं दिख रहा था, तो उसे भी एक्टिव करना था। उसमें बेसेंट और तिलक की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखती है। और अंततः जो है इन लोगों ने थोड़े बहुत मतलब ये समझते हैं कि अगर हमें चीजों को एक करना है तो हम रिजिड होकर के एक नहीं कर सकते। हमें किसी की कुछ मांग है तो उसको कभी कई बार अनुचित होते हुए भी हाँ या ना जैसे स्वीकृति देनी पड़ती है, तो वो लेकर के बेसेंट और तिलक यहां पर शुरू हो चुके हैं काम करना। तो कुछ लोग हैं जो बेसेंट और तिलक की बातों में समर्थन रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, खास तौर से मदन मोहन मालवीय जैसे जो लोग हैं, उन्होंने बेसेंट और तिलक की इस बात से कि इस तरीके की चीजों को जो लीग की मांग है उसको हम एक्सेप्ट कर लें और समझौता लेकर के आगे चलें। तो उन्होंने कहा यार समझौता जो है समझौता नहीं है, बेसिकली एक बंदिश है जिसमें एक विशेष प्रकार के बॉन्ड की बात करी गई है। और ये इनका कहना था कि आगे चल करके ये सारी चीजें जो हैं ये और ज्यादा अलगाव पैदा कर सकती हैं। तो देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के थिंकर हैं। अब आप किसके साथ जाना चाहते हैं ये थोड़ा सा न्यूट्रल होकर के आपको सीखना समझना पड़ेगा कि क्या सच में मदन मोहन मालवीय एकदम गलत थे या फिर बेसेंट जो है वो गलत थी या फिर तिलक गलत थे या तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, कौन क्या सिचुएशन है। मैंने सारी चीजें आपको बताने का प्रयास किया। इनका जो एंगल है वो मैं आपको एक बार बताने का प्रयास करता हूं, फिर आपको ये एंगल अपने आप समझ में आ जाएगा। इनका एंगल क्या है उसके लिए तिलक का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। अलगाव जो करने की बात कर रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज के खिलाफ है कि इस तरह से इन तरीके की शर्तों में लखनऊ पैक्ट लागू किया जाए कि कांग्रेस में वो शामिल होंगे तब जब वो इस बात का समर्थन करे, यानी कांग्रेस इस बात का समर्थन करे कि मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग है उसको स्वीकार कर ले। तो ये समझौते में ये बाउंडेशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, उसका लक्ष्य फिलहाल अभी स्वशासन होना चाहिए। इसलिए मदन मोहन मालवीय विरोध कर रहे हैं। तो ये एक बात है। लेकिन तिलक क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। कह रहे कुछ महानुभावों का यह आरोप है कि हम हिंदू अपने मुसलमान भाइयों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि यदि स्वशासन का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। राजपूतों को अधिकार मिले तो परवाह नहीं, यदि अधिकार हिंदुओं के सबसे पिछड़े वर्ग को भी दिया जाए तो भी मुझे ऐतराज नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी समुदाय को यह अधिकार दे दिया जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरा यह बयान समूची भारतीय राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी आप किसी तीसरी पार्टी से लड़ रहे होते हैं तो सबसे जरूरी होता है आपसी एकता, जातीय एकता, धार्मिक एकता और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की एकता। That was the statement which has been passed by तिलक। ये रिएक्शन था उनका। अब इस रिएक्शन में कुछ चीजें कोट करने लायक हैं, कुछ चीजें अंडरलाइन करने लायक हैं। अंडरलाइन करने लायक चीजों को जरा देखिए। कह रहे हैं कि यदि स्वशासन, बात को समझिए, अगर हमें अपना राज चाहिए, अपने देश में अपना राज चाहिए, यदि हम स्वशासन का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दे दें, मैं कहता हूं कि यदि स्वशासन का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जाए, तो यहां पर अंडरलाइन करने वाली बात है मुस्लिम समुदाय, तो हमें ऐतराज नहीं है। राजपूतों को दिया जाए तो हमें ऐतराज नहीं है। हिंदुओं के सबसे पिछड़े वर्गों को दिया जाए तो हमें ऐतराज नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी समुदाय को यह अधिकार दिया जाए तो हमें ऐतराज नहीं है। एक तो ये बातें हो गई। फिर उसके बाद देखिए,
ये जो बयान है ये क्यों कहा जा रहा है, मतलब आप बता रहे हैं यहां पर कि आपने जो ये पैक्ट किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो तर्क दे रहे हैं वो ये है, भारतीय राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व। पहले क्या जरूरी है, पहले क्या जरूरी है वो चीज यहां पर आ रही है। फिर आप किसी तीसरी पार्टी से लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा, तीसरी पार्टी कौन है यहां पर, ये ब्रिटिशर्स जो हैं, बाहर के जो लोग हैं उनके लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपसी एकता, जातीय एकता, धार्मिक एकता और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की एकता। ये एक नहीं है, इसी का समझौता करना है। और आप सोचिए कि अगर कहीं पर भी इतनी सारी चीजों का समझौता करना हो तो किसी की बात ना माने बगैर कैसे शुरू हो सकता है समझौता, कैसे होगा ये? तो ये करने के लिए तो चाहिए ना। तो ये कुछ उस तरीके से है जैसे आप इसको परिवार मानिए, आप किसी परिवार के एक सदस्य हैं, आप किसी परिवार के एक सदस्य हैं, ठीक है, माता हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं, तमाम सारे लोग हैं, उनमें उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो यार कई बार ऐसी डिमांड्स क्रिएट होती हैं, जैसे आपके द्वारा ऐसी कोई डिमांड क्रिएट करी गई जिसको आपके माता पिता जो है अनएक्सेप्ट कर रहे हैं, पर कंडीशन ऐसी बन गई कि अगर आपकी वो डिमांड नहीं पूरी करी जा रही है तो पता नहीं, या तो आप घर में रह नहीं पाएंगे या फिर माता पिता आपकी डिमांड पूरी करें। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली क्या हो जाता है, जनरली क्या डिसीजन लेते हैं माता पिता? हाँ ठीक है, कई जगहों पर डिसीजन लिया जाता है कि यार अगर बच्चा बात नहीं मानेगा तो क्या हम उसको अपने घर में रखेंगे, निकाल देंगे, भगा देंगे हम। लेकिन इंडियन थॉट ऑफ व्यू से आप देखिए, जनरली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, माता पिता बेचारे झुक जाते हैं। घर नहीं टूटना चाहिए, थोड़ी सी अजब डिमांड है, पहले समझा रहे हैं कि नहीं ये डिमांड ठीक नहीं है, लेकिन वो बेचारे बाद में क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कम से कम आपस में, समाज में इस चीज की वो दिक्कत ना हो, आपस में हमारा घर ना टूटे। ये तमाम सारी चीजों को सोच करके वो माता पिता क्या करते हैं, सेक्रीफाइस, काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। और अगर रिजिड हो जाए यहां पर तो भी सोल्यूशन है कि भाई आप अपनी नीति के अपने जिम्मेदार होंगे, आप हमारे घर से जाइए, आपका लेना देना नहीं है। अगर आप हमारे विचार से इत्तेफाक नहीं रखते तो डेफिनेटली वो बच्चा जो अभी माता पिता की इस बात को लेकर के, मतलब देखिए ये भी सिचुएशन है, हो सकता है कि जब इसे अपने घर में रख लिया गया और इसकी बातों से माता पिता थोड़ा सा प्रभावित नहीं भी हैं, तब भी उसकी बात को मान ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कल को ये थोड़ा सा मैच्योर होगा तो समझेगा कि यार मेरे माता पिता ने उस समय मेरी बात को मान लिया था, जबकि मुझे आज लगता है कि सच में मैं गलत था, उसके बावजूद भी मेरे माता पिता ने मेरी बात मानी। तो एक रिस्पेक्ट को और बढ़ावा दे देता है, मैच्योरिटी को और आगे ले जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, कई बार ये लॉस हो जाता है कि अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा तो उसे हटाइए, देन वो कभी भी उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाएगा कि एट दैट टाइम आई वॉज राइट और रॉन्ग। इस सिनेरियो में भी हमको कई बार सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। क्या उस तरीके की चीज हमें मुस्लिम लीग के साथ दिख रही थी? तिलक कहते हैं हाँ, मतलब तिलक के विचारों से प्रकट होता है कि कुछ ये भी साइन थे, सिंबल्स थे कि अभी नीड क्या है, अभी की नीड क्या है। क्या हम मुस्लिम लीग को पृथक करके ही चलें, और करके चलेंगे तो कितना? तो क्या ये डिमांड, ये ऐसी भी डिमांड नहीं है कि एकदम इससे घर बर्बाद हो सकता है अगर वो साथ में ना रहें तो ये वाली बात यहां पर कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जा रहा है अगर इस तरीके के स्वशासन का अधिकार। तो दिक्कत क्या है, कौन मुस्लिम बाहर के हैं? यहां ऐसे कौन सी दिक्कत वाली बात है? अगर किसी को थोड़ा तवज्जो ज्यादा दे दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है, जुड़ के तो रह रहा है। ये जो थॉट है, ये राष्ट्रीय भावना को, ये जब बात हो रही ना कि हमें राष्ट्र होकर के एक रहना है, एक होने की जब बात आती है ना, तो कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। वो सेक्रीफाइसेस उन्होंने यहां पर गिनाए हैं, जिन सेक्रीफाइसेस को शायद बाकी लोग नहीं महसूस कर पा रहे हैं। बट आज, अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि माता पिता के द्वारा उस समय लिया गया डिसीजन हमेशा सही हो, मैं ये भी कह रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चे की जिद में आकर के उसके डिसीजंस को मान लेते हैं कि उनका घर ब्रेक ना हो, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि उनका बेटा आगे चल करके भी नहीं मानेगा, बस वो इसलिए कि घर ना टूटे और वो मान लेते हैं। बट ऐसे में एक गलत मैसेज भी चला जाता है कि हम तो माता पिता से कोई भी जिद करेंगे और वो हमारी पूरी कर देंगे। तो ये बैलेंस बैठाना भी एक जरूरी है, लेकिन इसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जो शुरुआत यहां पर तिलक ने शायद की थी। यही एक विचार हमको यहां पर देखने को मिलता है। अब एक चीज और सोचिए
बात हो रही है यहां पर। अब अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो ठीक है, ये तो धर्मनिरपेक्ष तरीके से काम कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर लीग ने आरोप लगाया था कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो हिंदुओं की संस्था है। बट मुस्लिम लीग जो है टिपिकली मुस्लिम्स की संस्था थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने तो खुल करके कहा कि हम मुस्लिम समुदाय के हित के लिए ही बने हैं और हमें इसीलिए अलग से पृथक शासन क्षेत्र भी चाहिए, तो खुल करके बात करते हैं। तो ऐसे में अगर हम यहां से और इनको कंपेयर करें, तिलक जी जो हैं वो हिंदू हैं, और वो भी कौन से? रूढ़िवादी हिंदू। रूढ़िवादी हिंदू का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी हिंदू का मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वासी फलाना ढिकाना, कई सारे लोग रूढ़िवादी शब्द का यही अर्थ निकालते हैं। रूढ़ी का मतलब होता है जड़, एकदम बेस से जुड़ा होना, मतलब जो पुरानी चीजें उससे जुड़ना। रूढ़ी का मतलब ये है, माफ कीजिएगा। तो वो रूढ़िवादी हिंदू हैं, यानी उनकी हिंदुत्व की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, बहुत पुरानी हैं, यानी जिसको आप टिपिकल हिंदू कह सकते हैं वो हैं ये। उसके बावजूद वो मुस्लिम्स की बातों को समझ रहे हैं। और तब क्या कोई हिंदू ये, मतलब अगर कोई नॉर्मल हिंदू हो और वो ये बात करनी शुरू करे कि ये तो, मतलब उसमें ये भी सोचा जा सकता है ना कि यार ये तो मुसलमानों के बहकावे में भी आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के बहकावे में आ रहे हैं, उनके ऊपर आराम से आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन तिलक के ऊपर ये आरोप लगाने वाला कोई हिंदू था नहीं, क्योंकि जितनी हिंदुत्व उनके अंदर था उतना हिंदुत्व उस समय, मतलब बड़ा लेवल का हिंदुत्व जिसको आप कहते हैं, उतना हिंदुत्व शायद किसी के अंदर नहीं। तो कोई ये आरोप तो नहीं लगा सकता है कि वो बहकावे में आकर के कर रहे हैं। डेफिनेटली वहां पर कोई और हित है जो राष्ट्र हित की तरफ इंगित कर रहा है और वो काम करते हुए दिख रहा है। दैट इज वाई कि हिंदू भी इस बात का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये बात यहां पर रखी जरूर, उनके खिलाफ है, लेकिन खिलाफत कर नहीं पाए वो, मतलब बात समझ रहे हो, वो खिलाफत कर नहीं पाए। तो जब तिलक ने इस बात पर सहमति जता दी कि ठीक है, जो तिलक जो कि उस समय स्वराज को स्वशासन को लेकर के होम रूल लीग चला रहे हैं, वो अब कांग्रेस से जब जुड़ रहे हैं और उन्होंने जब ये कह दिया है कि ठीक है समझौता ओके है, चल सकता है आगे काम, तो फिर कोई हिंदू उस पर आपत्ति करने वाला था नहीं। मुस्लिम्स की जो डिमांड है वही अलग निर्वाचन क्षेत्र की है। और मतलब जो समझौता है वो है क्या? समझौता बेसिकली इसी चीज के इर्द गिर्द है, इसी चीज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और कई सारी बातें हैं इसमें, समझौते में कई सारे अलग अलग बिंदु हैं, कई सारे अलग अलग पॉइंट, लेकिन हर एक बिंदु का मैक्सिमम देखा जाए तो हर एक बिंदु का मुस्लिम लीग की तरफ से ये एंगल है और कांग्रेस की तरफ से एंगल क्या है? कांग्रेस की तरफ से एंगल ये है कि बस मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जुड़ करके चले। इनके बातचीत का कोई दूसरा एंगल नहीं है कि मुस्लिम लीग एनी हाउ कांग्रेस से जुड़ करके चले, और मुस्लिम लीग का भी कोई दूसरा एंगल नहीं है कि वो इस हित के इर्द गिर्द ही अपनी सारी डिमांड्स रख रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि मदन मोहन मालवीय विरोध कर रहे हैं। तो जब वो विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने भी समझाया है कि पहले ये इंपॉर्टेंट है, अभी का जो टाइम का डिमांड है वो ये इंपॉर्टेंट है। अब यही चीज विवाद में चल रही है, पर कोई बात नहीं, ये विवादास्पद जो चीज है उसको लेकर के कई अलग अलग प्रकार के मत हो रहे हैं। लोगों ने उसे क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। और स्वीकार करने की एक और वजह है। एक वजह यह है कि जो मुस्लिम्स हैं वो हैं अल्पसंख्यक। अब देखिए यहां पे अल्पसंख्यक को कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं मानना है, क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पे अल्पसंख्यक का मतलब यह क्या है? जो जिनकी गिनती कम है धार्मिक रूप से। मुस्लिम तो देश में कम थे ना, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर उस शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक कौन है? अगर हम इन्हीं के अपेक्षा में बहुसंख्यक की बात करें तो बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक हैं उस समय हिंदू। तो तिलक इस बात से भी सोच रहे हैं, एनी बेसेंट इस दिशा में भी सोच रहे हैं कि अगर हमने ये बात नहीं मानी, जो कि सही भी है कि नहीं माननी चाहिए थी यार, पृथक निर्वाचक मंडल का जो क्षेत्र की जो बात है वो नहीं भी माननी चाहिए थी। आज भी आरक्षण का मुद्दा हम लोग लेकर के चलते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं कि आपने अभी कुछ दिन पहले भी आरक्षण को रिवाइज किया गया है दूसरी तरीके से। आपने उस पर तमाम सारे सेशंस देखे होंगे। अतुल सर ने अभी 2 दिन पहले उस पर सेशन लिया था, आप जरूर देखिएगा। कुछ और भी मुद्दे उठेंगे, उस पर भी सेशंस बनते रहेंगे, दिखाए जाएंगे आपको। तो आपको क्या समझ में आता है कि वो चीजें हैं। तो यहां आप देखिए, यहां पर इस तरीके की जो चीजें उठ रही हैं, अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग उठ रही है, उसको अगर नहीं पूरा किया गया तो इनके मन में भी विचार है कि हो सकता है कि हम अल्पसंख्यकों के मन में ये बात और प्रबल तरीके से भर दें कि ये बहुसंख्यक अपने देश में अपनी चलाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। तो ये आगे चल करके और पुख्ता करेगी इस चीज को कि हमें अलग रहना चाहिए इनसे। तो ये
इसको हम दूरदर्शिता कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन वही है कि शायद मुस्लिम लीग को यह बात समझनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग को उस तरीके से उस बच्चे की तरह बिहेव करना चाहिए था जिसने जो अपने माता पिता को बरबस अपनी तरफ से मनवाता है बात को, लेकिन बाद में एहसास करता है कि मैंने गलत मनवाया था। लेकिन मुस्लिम लीग उस तरीके के बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज व्हाई वी हैव डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान सेम डे। तो ये चीज दुर्भाग्य रही, दुर्भाग्यपूर्ण रही, पर कोशिश तो की गई। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर के कोई दिक्कतें ना हो। बेसिकली अब जो संविधान में जो मतलब यहां पर और जो बातें हुई, इन चीजों के अलावा और क्या बातें हुई, संवैधानिक सुधारों की मांग उठी। ये तो हो गई कांग्रेस, मतलब यहां तक तो बात हो गई कि मुस्लिम लीग और जो मतलब एनी बेसेंट और तिलक वगैरह जो हैं उन सबका रोल हमने आपको यहां पर इस समझौते में दिखाया। फिर आगे देखिए क्या है, कह रहे हैं इसी सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि यार हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, संवैधानिक सुधारों की मांग उठी है, क्योंकि संवैधानिक सुधार ही वो मांग है जिससे स्वशासन जो है वो संपूर्ण होगा। स्वशासन का मतलब क्या, हमें शासन करने के लिए कोई रूल रेगुलेशंस चाहिए ना, वो रूल रेगुलेशंस तो हमें मिल नहीं रहे। हमें रूल रेगुलेशंस ही अगर मिल जाएंगे तो स्वशासन अपने आप मिल जाएगा। तो ये संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये मीटिंग हो रही है 1916 में, और इससे पहले एक सुधार हो चुका है, एंड दैट वाज हैपेंड इन 1909, 1909 में हुआ था। और क्या कहा गया था इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे दीजिए, उसके बाद ही मैं इसको यहां पर लिखूंगा। 1909 का कौन सा सुधार था वो आप यहां पर लिख करके दीजिए। खैर तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आपको भी मालूम है कि 1909 में कौन सा सुधार आया, पर वो सुधार पर्याप्त नहीं था संवैधानिक सुधारों को लेकर के। अब उसमें और सुधारों की मांग यहां पर करी जा रही थी। तो यह कहा गया कि समझौते में हमको यह भी लेकर के चलना है, यही स्वशासन के लक्ष्य में सहायक होगा। अधिवेशन में होम रूल लीग की सभी मांगें स्वीकार नहीं हुई। होम रूल लीग का मतलब क्या हो गया, तिलक और बेसेंट की जो मांगे हैं वो बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं हो पाई। लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत सारी चीजें नहीं भी स्वीकार हुई तब भी। जैसे यहां पर देखिए, तिलक होम रूल लीग की तरफ से ही है, कांग्रेस में अब शामिल हो गए। ठीक है, तिलक ने एक मांग रखी थी कि कांग्रेस में कार्यकारिणी का गठन किया जाए, यानी कि वर्किंग कमेटी जो है, ठीक है, वर्किंग कमेटी का गठन जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस ने उनका ये जो प्रस्ताव है कि कांग्रेस में एक वर्किंग कमेटी बननी चाहिए, उस वर्किंग कमेटी को उन्होंने अनएक्सेप्ट कर दिया। बट जिन लोगों ने भी आगे पढ़ा है उन्हें मालूम है कि गांधी जी ने एक बार ऐसा सजेशन दिया था, तब जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, वो अपना फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कांग्रेस का अपना एक संविधान बनता है और उस संविधान में यह प्रावधान आता है बाद में कि कांग्रेस का अपना कार्यकारिणी होना चाहिए। कांग्रेस का अपना कार्यकारिणी होना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस को बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। जो कांग्रेस में शामिल होने के जो एंट्री फी है वो न्यूनतम से न्यूनतम होनी चाहिए, जिससे कि ग्रास रूट लेवल के लोग भी कांग्रेस से जुड़ सकें। एंड दैट ऑल डिमांड्स हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। जब 4 साल बाद गांधी जी कांग्रेस के संविधान में संशोधन की बात करते हैं, वही चीज पहले 4 साल पहले 1916 में तिलक जी करने को कह रहे हैं, तब कांग्रेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बट बाद में गांधी जी ने यही बात रखी, क्योंकि जब गांधी जी आए ना तो उन्होंने कांग्रेस का नाम सुना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने ये नाम सुना। अजीब उन्हें यह लगा कि जो पार्टी जिस नाम को रख रही है वो अपने नाम को ही साकार नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय कांग्रेस हैं और राष्ट्र आपकी कांग्रेस में है ही नहीं। आप बुर्जुआ वर्ग के जो लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनकी कमेटी ये ज्यादा लगती है, राष्ट्र की कमेटी नहीं लगती है, राष्ट्र की कांग्रेस नहीं लगती है। तो राष्ट्र की कांग्रेस तब तक नहीं होगी जब तक राष्ट्र के हर वर्ग का व्यक्ति आपकी पार्टी में शामिल नहीं होगा। तो तब जाकर के ये बात हुई थी कि भाई कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, संविधान में फिर संशोधन किए गए। तो ये जो चीज यहां पर रखी गई थी उस समय नहीं मानी गई, लेकिन बाद में मानी गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि तिलक दूरदर्शी रहे होंगे, डेफिनेटली रहे, तभी तो आगे चल करके गांधी जी को भी वही रखना पड़ा, वही काम करना पड़ा।
अब इन सब चीजों से चेंजेस क्या है उसको अगर हम समझें तो क्या चेंजेस दिखाई देंगे, पर उनसे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर दे देना चाहता हूं। अब इंफॉर्मेशन आ गई है बीच में तो मैं दे देता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि भाई आप में से जो लोग ग्रेजुएशन में हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आप में से जो ग्रेजुएशन में हैं, अभी जिनके पास में 2 से 3 साल का समय है, उनको अगर प्रिपरेशन करनी है, जो कि बेहतर समय होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, अगर उनको प्रिपरेशन करनी है तो उनके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, लॉन्ग टर्म बैच 2। इस बैच में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉन्ग टर्म बैच 2 के नाम से लिंक पड़ी हुई है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पर कूपन कोड डालेंगे विरद लाइव और आप इसे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में 32,999 में प्राप्त कर लेंगे। और हो सकता है कि आपको इससे भी कम पैसा देना पड़ रहा हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके एक बार कोड लगा करके देखो, परचेज मत करो बट लगा करके देखो आप। इसकी क्लासेस 5 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। 5 अगस्त से इसकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जानी है और ये भी शाम को 6 बजे से 9 बजे तक की क्लास चलेगी शाम को, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो समाप्त हो गया। कांग्रेस का अधिवेशन जहां समाप्त हुआ, जिस पांडाल में ये अधिवेशन समाप्त हुआ, उसी पांडाल में अधिवेशन ऑफिशियली समाप्त हो जाने के बाद जो लीग के कार्यकर्ता हैं, दोनों तरीके की जो लीग हैं, दोनों होम रूल जो लीग है, मतलब तिलक और बेसेंट दोनों वाली, तिलक वाली भी लीग और बेसेंट वाली जो लीग है, दोनों प्रकार की जो लीग है, दोनों लीग के तकरीबन 1000 प्रतिनिधि आपस में बैठ करके थोड़ी सी ऐसे ही चर्चा करते हैं। ऑफिशियल अनऑफिशियल टाइप की टॉक है। संतुष्टि दिखाई जा रही है कि चलो यार ठीक हुआ, सब जैसे तैसे करके जुड़ गया। जैसे शादी के बाद सब घर वाले बैठते हैं ना मिल करके कि चलो यार जैसे तैसे शादी संपन्न हो गई, कुछ बिगड़ा नहीं, माहौल अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया से संपन्न हो गया। एक दूसरे को काम की बधाइयां देते हैं, यार तुमने बड़ी मेहनत करी, तुमने बड़ी मेहनत करी, बड़ा अच्छा ही। तो इस तरीके की सारी चीजें वहां पर हुई। तो ये एक मतलब एक छोटी सी चीज हुई, लेकिन ये जो चीज थी ये भारतीय परिदृश्य से जैसे तैसे, भारतीय जो परिदृश्य है उस भारतीय परिदृश्य से जैसे तैसे ये सारी चीजें ठीक हो ही रही थी कि ये बात सरकार को तो हजम होनी नहीं थी। सरकार को तो वो बात हजम होगी जिसमें हम डिवाइड हो रहे हों, जिसमें हम जाति के नाम पर डिवाइड हो रहे हों, जिसमें हम धर्म के नाम पर डिवाइड हो रहे हों, जिसमें हम संप्रदाय विभिन्न प्रकार की, भाषा विभिन्न प्रकार की उसके नाम पर अलग हो रहे हों, उसमें उनको मजा आएगा। लेकिन यहां तो एक हो रहे थे, यहां तो जबरदस्त तरीके की एकता थी, वो भी विचारों में पृथकता होने के बावजूद एकता थी। और ऐसी एकता जो होती है ना, जो विचारों में पृथकता के बावजूद भी, और अगर एनी हाउ हम अगर एक हो जा रहे हैं, तो ये बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म के बाद ही हो सकता है, ऐसा साधारण स्थिति में तो नहीं होता। पर हो रहा है तो काफी असरकारी भी होगा। ये चीज अंग्रेज जानते हैं, तो अंग्रेजों के पास में अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा कि इस एकता को पृथक करा जाए। और इसके लिए उन्होंने, जो इन लोगों ने, कांग्रेस और बाकी लोगों ने मिलकर के काम करने की बात शुरू करी थी, तो करो शुरू मिलकर के काम। ये बात तो अंग्रेजों को हजम नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो मद्रास सरकार को हुई, क्योंकि दक्षिण भारत में है ना, और तिलक का प्रभाव वहां बहुत ज्यादा है। तो वो चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, तो उधर के लोगों को बहुत अखरी। और इसीलिए इस सरकार ने अपनी एक्टिविटी दिखाते हुए एक काम ये किया कि छात्रों से कह दिया कि अगर कोई भी ऐसा छात्र है जो सरकारी कॉलेजेस में पढ़ रहा है और वो किसी भी प्रकार के इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर कोई भी प्रकार का जो ये आपका होम रूल टाइप की जो चीजें चल रही हैं, होम रूल टाइप की जो चीजें चल रही हैं, इस तरीके के किसी भी आंदोलन में कोई भी छात्र अगर शामिल हुआ तो हम उसे कॉलेज से निकाल देंगे। यानी छात्रों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया कि अगर आप हमारे कॉलेज के छात्र हैं तो आप इसमें शामिल नहीं होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड दिस काइंड ऑफ प्रतिबंध, मतलब इस तरीके के जो बैरियर्स जो हैं, दिस काइंड ऑफ बैरियर्स क्यों इंपोज किए गए, इस तरीके के प्रतिबंध क्यों इंपोज किए और छात्रों के ऊपर क्यों किए गए? उसका रीजन सबसे बड़ा समझिए। उसका रीजन है, तिलक कहते हैं, तिलक कह रहे हैं कि छात्र जो है वो युवा है, और युवा जो है वो सबसे पहले आंदोलित होता है, होता है ना। युवा जो है वो क्या हो रहा है, सबसे पहले आंदोलित हो रहा है। और सबसे मतलब अगर उसे आपने दिशा दिखा दी, तो अगर उसे दिशा दिखा दी और उसे दिशा समझ में आ गई,
तो वो उस पर बहुत तेजी से मतलब उस पर बहुत तेजी से एक्टिवली काम करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और ब्रिटिश सरकार को भी ये बात मालूम थी कि अगर ये जो दिशा दिखा रहे हैं ये लोग, और ये दिशा अगर इन छात्रों के मन में बस गई तो भाई साहब अब कुछ दिन ही रह जाएंगे, इसलिए सबसे पहले इनको निकालो। क्योंकि ये करने में विश्वास रखते हैं, कर्म पे विश्वास रखते हैं, करके देखने में विश्वास रखते हैं, सोचने उचने में टाइम वेस्ट नहीं करते युवा। और कोई भी आंदोलन सफल युवाओं के कारण ही ज्यादा होता है, ये भी ये बात कह रहे हैं। और इसी वजह से जब ये कथन तिलक ने पास किया तो बाकी सारे लोगों ने छात्रों पर लगने वाले इस तरीके के प्रतिबंध का क्या करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। एंड नाउ अगेन तिलक वॉज इन फ्रंट, तिलक जो है वो सामने थे। तिलक की इस बात का समर्थन बेसेंट ने कर दिया। बेसेंट के समर्थक अरुंडेल हुआ करते थे, अरुंडेल को गिरफ्तार। तो इसी तरीके से आगे चल करके मद्रास सरकार ने जून 1917 के आसपास कुछ नियम पारित किए और उसके तहत बेसेंट, अरुंडेल, वीपी वाडिया, इन सब लोगों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इनको गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जिनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। यानी इनके नाम के आगे सर इसीलिए लगता था, उन्होंने सर और लगवाने से मना कर दिया। तो ये इस तरीके से विरोध का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे मदन मोहन मालवीय, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, मदन मोहन मालवीय जो तिलक से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे अभी, जो कि नरमपंथी थे। ये सब नरमपंथी लोग हैं, ये सब नरमपंथी लोग हैं। आप समझिए, जिन्हा भी एक समय में नरमपंथी है। तो जिन्हा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, जो अभी तक होम रूल में शामिल नहीं थे, वो सब भी होम रूल में क्या हो गए, होम रूल में शामिल हो गए। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होने वाला ये अब होम रूल दिखाई देना शुरू हो गया। ये सब और शामिल हो गए कि अच्छा, ये तो डेफिनेटली बिल्कुल ट्रू बात थी, इसमें तो मनमुटाव होने की कोई बात ही नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मद्रास सरकार भारतीयों के साथ अनर्गल व्यवहार कर रही है। और इसीलिए मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और जिन्हा जैसे लोग जो हैं वो इस आंदोलन में कूद पड़े। फाइनली 28 जुलाई 1917 को, 17 का मतलब 1917, ठीक है, 1917 को कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। तिलक ने अपनी फिर से जो है कुछ प्रस्ताव रखे, और इस प्रस्ताव में उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी कि सरकार इस तरीके के प्रतिबंधों को अतिशीघ्र हटा ले, अथवा हम उन्हें असहयोग, शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन की चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं। अगर आपने ये सब तरीके के प्रतिबंध हटाए नहीं और ये सारी चीजें नहीं करी तो हम आपको क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ हम शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चलाएंगे। अब देखिए, ये सब बातें कांग्रेस के मंच से हो रही हैं, कांग्रेस की बैठक में हो रही हैं। तो ये कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव आएगा और प्रस्ताव जो है वो पारित होगा, और जब पारित होगा तब पूरे देश में एक साथ उस तरीके के काम चलेंगे। इसी तरह से कांग्रेस काम करती आई है हमेशा से, तो यहां पर भी कर रही है। तो अब कांग्रेस जो है एक तो नेशन वाइड संस्था है, लेकिन इस नेशन वाइड संस्था के तमाम प्रकार की प्रांतीय शाखाएं हैं। जैसे कांग्रेस की जो है क्या है, प्रांतीय समितियां हैं। तो ये जो प्रस्ताव था कांग्रेस का, जिसमें तिलक जी ने कहा कि हमें सरकार को ये नोटिस देना चाहिए कि वो हमारी बात माने वरना हम ऐसा करेंगे, तो इस चीज का प्रस्ताव जो है, इस चीज का प्रस्ताव तमाम प्रकार की समितियों के पास भेजा गया, बट कई सारी स्थानीय समितियों ने इसे अनएक्सेप्ट कर दिया। केवल बरार और मद्रास की जो समितियां थीं, जहां पर सीधे तौर पर इस तरीके के प्रतिबंधों का अंदाजा लगाया जा सकता था, उन्होंने इसे स्वीकार किया। बाकी कांग्रेस की जो समितियां थीं, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इसे अनएक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यानी अगेन कांग्रेस में अभी यूनिटी देखने को मिली नहीं जो देखनी चाहिए थी। परंतु फिर भी गांधी जी जो हैं, इसी दौरान उनके शंकरलाल बैंकर, जमनालाल दास, द्वारका दास, इन सब लोगों के माध्यम से इन लोगों के और अन्य लोगों के, अन्य तमाम लोगों के इसी प्रकार के प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने हस्ताक्षर जो है वो इकट्ठे करवाए समर्थन में, और इकट्ठे करवा करके वो लीग का जो दूसरा हिस्सा है, जो कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में चल रहा है,
उनसे मिलने चाहते हैं। इससे उनका कहना है कि दोनों प्रकार की लीग एक धारा में आकर के मिल जाएगी। तो इस तरीके के लोगों को इकट्ठा करके एक वो जुलूस के रूप में एनी बेसेंट से मिलना चाहते हैं। वो सारी चीजें उन्होंने शंकर लाल बैंकर और जमुना दास और द्वारका दास इत्यादि से कही कि जाकर के सारे ये इकट्ठा करिए समर्थक इकट्ठे होने शुरू हुए। जुलूस चल पड़ा। जुलूस रास्ते में लोगों को बताता है, इस तरीके की चीजों के पीछे जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तमाम प्रकार के गांव ग्रामीण जो इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सब जो है वो मिलते जुलते चले जाते हैं। और इस तरीके से चाहे वो आप मतलब ओवरऑल अब तो लीग एक है, तो आप देख रहे हैं तो जो लीग है, लीग का मतलब यहां पर कौन सी लीग, यहां पर है होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है, उस होम रूल लीग में संख्या में क्या हो रही है, संख्या में वृद्धि होनी शुरू हो गई। अब आप ब्रिटिश सरकार को समझिए, सरकार कर रही है दमन, क्योंकि लीग हो गई है एक, दोनों प्रकार की होम रूल लीग भी एक हो गई हैं और दोनों प्रकार की नेशनल पार्टीज कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो भी एक हो गई हैं। आफ्टर ऑल तीनों प्रकार की लीग और कांग्रेस एक हो गए हैं और वो एक होकर के सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। सरकार ने विरोध स्वरूप एक काम किया है, उसका विरोध करने के लिए लीग एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने भी समर्थन कई जगहों दिया है, कई जगहों नहीं दिया है, पर गांधी जी के आ जाने की वजह से यह समर्थन तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। तो जो लीग है उनकी संख्या और बढ़ गई। अल्टीमेटली इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि सरकार ने लीग को दमन करने के लिए जो कार्य किया उससे लीग और बढ़ गई, दमन नहीं हुआ। मॉन्टेग्यू कहता है, मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव है। मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट सुनिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। कह रहे हैं शिव की पत्नी सती को 52 टुकड़ों में सुदर्शन ने काटा। भारत सरकार ने जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो उनके साथ ठीक ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने विष्णु पुराण में शायद है, जहां तक अगर मैं सही हूं तो, मतलब मैं शायद इसलिए लगा रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, संभवतः आप लोग करेक्ट करके मुझे बताइएगा, शायद विष्णु पुराण में इस चीज की कहानी लिखी गई। अच्छा, किताब में ये लाइन गलत लिखी है, तो मैंने उसको अपनी तरह से अपने शब्दों में थोड़ा सही कर लिया है और ज्यादातर शब्द मैंने किताब के उठाए हैं, तो आप उसमें परेशान न होइएगा सर इस तरीके के कैसे शब्द आपने लिखे हैं, तो वो लिखे मैंने किताब से ही हैं। बट किताब में एक स्टेटमेंट गलत लिखा, उसमें लिखा था शिव ने अपनी पत्नी सती को 52 टुकड़ों में काटा। तो बेसिक कहानी जो है वो शिव के द्वारा अपनी पत्नी को 52 टुकड़ों में काटने की नहीं है। शिव की पत्नी जब सती हुई, मतलब शिव की पत्नी जो सती हैं, जब वो मतलब उनकी जब मृत्यु हुई तो वो उनको अपने हाथ में लेकर के तांडव कर रहे हैं और जो रुक नहीं रहा है, और उस चीज को रोकने के लिए विष्णु जी के सुदर्शन को आगे बढ़ना पड़ा है। तो विष्णु जी के सुदर्शन का पात होते ही सती जी का जो शरीर है वो 52 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। देश के विभिन्न इलाकों में धरती पे अलग अलग जगहों पर जाकर के गिरता है और आज भी उन जगहों पर आप देखते हैं कि पवित्र धाम या मंदिर बने हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्यों डाला मॉन्टेग्यू ने कि जहां सती को खत्म करने के लिए ये सुदर्शन उठा, मतलब खत्म नहीं करना कहना चाहिए मुझे, वहां से हटाना है, मतलब सती जब तक उनके हाथ से हटेंगे नहीं, उनके सामने से हटेंगे नहीं, सती को हटाना मतलब होम रूल लीग को हटाना, ऐसा वाला बात यहां पर करी जा रही है। कॉन्टेक्स्ट ये है शायद। और वहां इसको जो है, जहां एक सती थी वहां 52 सती हो गई। तो जहां एक आप छोटे से लीग को समाप्त करना चाह रहे हैं, जहां आप एक छोटे से होम रूल लीग को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वहां और संख्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। एनी बेसेंट को गिरफ्तार ना किया होता और एनी बेसेंट को गिरफ्तार करने के अलावा अगर आपने इस तरीके के छात्रों पर प्रतिबंध ना लगाया होता तो यह संख्या इतनी नहीं बढ़ती। यानी आपने जो काम किया उससे तो और चीजें बढ़ गई, एक से अनेक हो गए। सरकार को लगा कि लगता है दमन का रास्ता सही नहीं है, इसलिए सरकार ने अपना रास्ता जो है वो बदल दिया। और सरकार ने जब अपना रास्ता बदला तो नीतियां बदली, और ये रास्ता और नीतियां इसीलिए बदली क्योंकि जो भारत सचिव थे उस समय, भारत सचिव जो हैं वो भारत सचिव कोई और नहीं मॉन्टेग्यू हैं। मॉन्टेग्यू जो है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि अब भारतीय जो है उनकी मांग है कि प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी जो है वो बढ़नी चाहिए। हिस्सेदारी क्या करी जाए, या भागीदारी जो है वो क्या की जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो ये वहां पर कहते हैं
कि भारतीयों को उनकी ये मांग सर्वथा उचित है कि अगर हम उनके लिए सरकार बनाते हैं तो उस सरकार में उनका योगदान बढ़े। ये चीज वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं, इसलिए वो भारतीय समर्थक की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनकी कही गई बात शायद आगे चल करके भारतीयों के घाव पर मरहम जैसा काम कर सकती है। ये बात भी ब्रिटिशर्स समझ रहे हैं, बट अभी वहां तक नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी बात जो ब्रिटिशर्स से है अंग्रेजों की, भारतीयों की जो डिमांड के तौर पर है वो क्या है, उत्तरदायी सरकार का गठन हो। वो ये भी कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म देयर, मस्ट टू बी फॉर्म देयर, वी कैन से, वहां पर बननी ही चाहिए। एक उत्तरदायी सरकार का मांग करना, एक ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक वहां पर ब्रिटिश सरकार ही रहे लेकिन एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, ये उनकी मांग, ये उनका हक है, ये होना चाहिए। और इस चीज को मॉन्टेग्यू ने वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा है और इसी के आधार पर आगे चल करके मॉन्टेग्यू का घोषणा पत्र आता है, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को यहां पर एक पूछा था, शायद यहां कहीं पूछा था, मैंने कहां पूछा था, आई होप कि यहां पर, यस, इस जगह पर। तो आई होप कि आपने जो है आंसर दे दिया होगा। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो सुधार था और उसी की बात हो रही है। वही चीज यहां पर है कि संवैधानिक सुधारों की मांग हो रही है, तो संवैधानिक सुधारों के दृष्टिकोण से यह बात यहां पर हो रही है। ठीक है, संवैधानिक सुधारों के दृष्टिकोण से यहां पर बात हो रही है। तो अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में इसीलिए आएगा आगे चल करके। तो जो बात यहां पर मॉन्टेग्यू ने कही, प्रीवियसली जो सुधार आया था 1909 में, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया था, तो उसमें मॉर्ले ने जो बयान दिया था, उस बयान में साफ साफ था कि हम भारतीयों को स्वशासन नहीं देंगे, हम अपनी तरफ से देखते हैं, जो हमें रिफॉर्म करना है वो हम कर लेंगे। और रिफॉर्म लाने के कारण ही इसको सुधार कहा गया था, संवैधानिक सुधार के तौर पर इसको रखा गया। लेकिन उसमें स्वशासन की मांग को सिरे से नकारा गया था, खत्म किया गया था, इसीलिए फिर से विरोध हो रहा था। तो अब वहां जब मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई है, तो मॉन्टेग्यू की घोषणा डेफिनेटली भारतीयों के लिए थोड़ा सा अनुकूल व्यवहार दिखाएगी। और तो इस घोषणा से फायदा क्या हो रहा है भारतीयों को फायदा ये हो रहा है कि अगर भारतीय स्वराज की मांग कर रहे हैं, भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे हैं, तो इस तरीके की मांग को अब ब्रिटिशर्स भारत में राजद्रोह जैसी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करी जाने वाली कार्यवाही नहीं मान सकते, क्योंकि इसी तरीके की कार्यवाही मानते हुए पीछे कुछ राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब आप एटलीस्ट ये काम नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई अगर नहीं कर सकते तो उस तरीके के प्रिजनर्स को रिलीज करना पड़ेगा। तो आगे चल करके आप देखेंगे कि बेसेंट जो है वो 1917 में, सितंबर 1917 में रिहा करी गई, इसीलिए रिहा करी गई, इसी कारण से रिहा करी गई। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि अगर ब्रिटिशर्स जो हैं इस तरीके की सोच रख रहे हैं, मॉन्टेग्यू अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो क्या ब्रिटिश सरकार स्वराज की जो भारत की मांग है, स्वशासन की जो भारत की मांग है, उसको मानने वाली है? नहीं। उनका यह कहना है कि आप देखिए, भारतीयों की जो मांग है, भारतीयों की जो मांग है वह उचित है। केवल यह बात कही है मॉन्टेग्यू ने, पर भारतीयों की यह मांग सरकार कब पूरी करेगी, सरकार कब पूरी करेगी, इसके बारे में सरकार ने कहा जब उचित समझेगी, जब उचित समझेगी। यानी एक बार फिर से सुधार के नाम पे छल कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि हां मांग उचित है, जो मांग उचित है उसे इंस्टेंटली पूरा किया जाता है ना, लेकिन यहां पर कि जब सरकार चाहेगी तब करेगी पूरा, और जिस रूप में चाहेगी उस रूप में पूरा, मतलब क्वांटिटी भी यही लिमिट तय करेंगे, कितनी छूट मिलनी चाहिए इसमें। तो ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में ये सारी चीजें। बहरहाल क्योंकि ये सारी चीजें हुई, बेसेंट रिहा हुई, और बेसेंट ने जो अभी काम किया उसकी वजह से उनकी इमेज और ज्यादा बढ़ गई, आंदोलन में और ज्यादा लोग शामिल हुए, लोगों को राष्ट्रवाद और समझ में आया। तो लोगों को लगा यार, मतलब कि पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं, महीनों से आप देख रहे हैं
कि एक लगी हुई है ये स्त्री जो है भारत की आज़ादी की बात कर रही है, स्वतंत्रता की संघर्ष में एक योगदान दे रही है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने इनमें काफ़ी दम दिखाई दे रहा है एंड दैट इज़ वाई इनके रिहा होने पर आगे चल करके दिसंबर 1917 में कांग्रेस का सम्मेलन होगा, कांग्रेस का जो सम्मेलन होगा उस सम्मेलन में इनको अध्यक्षा घोषित किया जाएगा। खैर, ये तो हुई कांग्रेस के समझौते की बात और ये हुई मुस्लिम लीग की बात। माफ कीजिएगा, मुस्लिम लीग तो चलो थोड़ा बहुत है ही इसमें, ये जो है होम रूल लीग की बात हुई। तो होम रूल लीग ने जो करना था वो सफलतापूर्वक किया। अगर हम कहेंगे कि 1917 में होम रूल लीग को जो करना चाहिए था, होम रूल लीग जो है वो एक तरीके से सफलतापूर्वक कार्य करता रहा। अब देखिए इसके जो टारगेट थे वो क्या थे कि सब लोग एक हो जाएं, सब लोगों के अंदर राष्ट्रवादिता बढ़ जाए, सबकी डिमांड को अंग्रेज सुने, अंग्रेजों के अंदर उस डिमांड को लेकर के भय उत्पन्न हो, नहीं मानने पर हम सहयोग करेंगे। ये सारी चीजें जो उन्होंने 1 बाय 1 करी वो सब ब्रिटिशर्स से लेकर के हर एंगल तक सबको प्रभावित करती रही और यही कारण था कि बाद में सरकार जो है वो समझौतावादी नीति पर आई। तो हम ये नहीं कह सकते कि असफल हुई, लेकिन जब आप सफलता के काफी करीब होते हैं, और ये याद रखिएगा आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सफलता के काफी करीब होते हैं ना, उसी समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, वरना हाल आपका इसी आंदोलन की तरह हो जाता है। दोस्तों, पहली सीढ़ी से गिरने से उतनी चोट नहीं लगती जितना आप लास्ट स्टेप से गिरने पर। छत पे तो आप तब भी नहीं पहुंचते जब आप लास्ट स्टेप से गिरते हैं, छत पे आप तब भी नहीं पहुंचते जब आप फर्स्ट स्टेप में गिर जाते हैं, लेकिन चोट ज्यादा किसमें लगती है? जब आप लास्ट स्टेप से गिरते हैं। तो यही चीज यहां होने वाली थी। 1918 में यह आंदोलन जो है वो कमजोर होना शुरू हो गया। उसके रीजन क्या थे? उसके कई सारे रीजन थे। कई सारे रीजन में एक रीजन है कि जो नरमपंथी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, नरमपंथी जो थे इस आंदोलन में शामिल हुए थे, वो कब शामिल हुए थे? जब बेसेंट गिरफ्तार हुई थी। याद है ना, मैंने आपको बताया था, 3-4 लोगों के नाम भी लिखे थे, मदन मोहन मालवीय और जिन्हा वगैरह का नाम लिखा था उसमें। तो बेसेंट जब गिरफ्तार हुई थी तो नरमपंथी शामिल हुए थे और ये भी एक्टिव हुए थे। लेकिन अब बेसेंट रिहा हो गई हैं तो नरमपंथी भी क्या हो गए? नरमपंथी जो हैं वो थोड़े से लीनियंट हो गए। अब वो मतलब वो तो पहले भी नरमपंथी थे, वो उदारवादी थे, तो ये अति उदारवादिता की तरफ फिर से जाने शुरू हो गए। और वैसे भी इनको तो ये सुनाई पड़ गया था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार समर्थन कर रही है। तो समर्थन नहीं कर रही थी, समर्थन जैसे बातों का उसने, सरकार ने सुधारों का आश्वासन दिया था, बट ये सुधार होंगे कब इसका आश्वासन दिया था क्या? नहीं। तो इतनी से ही यही दिक्कत थी नरमपंथियों की, वो इतने से संतुष्ट होने लगते थे, दिक्कत ये थी। और इन सब चीजों के चलते हमको एक्टिविटी जो कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दिखनी चाहिए, वो फिर से एक बार नहीं दिखी। अगेन यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि कांग्रेस का 1916 में समझौता हुआ, लेकिन 1916 से 1918 तक की जो बातें मैं बता रहा हूं, इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें काम कर रहा है होम रूल लीग, और वो भी वही दोनों। आप देखेंगे समझौते से पहले भी वो लीग काम कर रहे थे, समझौता हुआ बट एक आने के लिए। तो अभी जो फ्रंट में आकर के काम करना चाहिए था कांग्रेस को, वो अभी भी नहीं हो रहा है, तो वो शिथिलता भी एक कारण है। फिर जो मतलब आपको अभी मैंने बताया ना कि वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं वो आएंगे, और वो उसके जो प्रस्ताव थे वो तो सब लोगों को पता चलने धीरे धीरे करके शुरू ही हो गए। तो जो सुधारों की जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं में जो बातें करी गई हैं, उन बातों में ठीक है, आपने व्यवस्थापिकाओं के विस्तार की बात करी, लेकिन व्यवस्थापिकाओं के ऐसे विस्तार की बात करी जिससे सांप्रदायिकता और ज्यादा बढ़े। 1919 में सांप्रदायिकता के बीज आपने संवैधानिक रूप से बोए थे, उस बीज में और बीज डालने के आपने प्रयास किए बहुत बड़े स्तर पर, न सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बल्कि आपने सिखों के लिए, दलित वर्ग के लोगों के लिए, यूरोपियंस के लिए, मतलब हर वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए, हर एक वर्ग के लिए तुम पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेकर के चले आ रहे हो यार। तो ये चीज और ज्यादा होनी शुरू हो गई। तो अब देखिए इन सुधारों में जो बातें लिखी गई उसको लेकर के अगेन जो राष्ट्रवादी हैं वो राष्ट्रवादी खेमे में दरार आपको देखने को मिल रही है। तो कैसी दरार देखने को मिल रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एज इट इज जो आया है वो ठीक है यार, सही है, इसमें ज्यादातर नरमपंथी हैं जो इसको स्वीकार कर रहे हैं, और ये ज्यादातर गर्मपंथी हैं और तिलक सपोर्टर हैं कि उन्हें ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है
नामंजूर है। तिलक ने तो शुरुआत में बिल्कुल नामंजूर कर दिया कि एकदम मंजूर नहीं है ये, जो जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। एक्ट तो बाद में बन रहा है, लेकिन चर्चा तो पहले सदन में चल रही ना, उसी समय उन्होंने नामंजूर कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि यार ठीक है, कमियां हैं बट कुड बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, कमियों के साथ भी चल सकते हैं। तो तीन अलग अलग तरीके के खेमे हैं। तो एक, जब हम अपने विचारों में किसी एक प्रस्ताव को लेकर के एक नहीं हो रहे, विदेशियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को लेकर के हम एक नहीं हो पा रहे हैं, तो विदेशी क्या हमारे सगे लग रहे हैं जो हमारी सही चीज को वो आगे रखेंगे और हमारे को सही दिशा में आगे लेकर के बढ़ना चाहेंगे? तो नहीं करना चाहेंगे। रही बात एनी बेसेंट और तिलक की, तो एनी बेसेंट और तिलक भी जो अभी तक आंदोलन को ठीक ठाक तरीके से चला रहे थे, उनके भी मत जो हैं वो बार बार स्विच हो रहे थे, मूड चेंज हो रहे थे। जैसे बेसेंट जो हैं वो भी इस प्रकार की घोषणा जो हुई थी, घोषणाओं से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। लेकिन इन्हीं बेसेंट के जो समर्थक हैं, इन्हीं बेसेंट के जो समर्थक हैं, जब उनका दबाव आ रहा है, जब उनका प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट हो रहा है कि ठीक है यार, मतलब लीडर को भी सब लोगों से मिलकर के काम करवाना होता है ना, तो सबकी बात भी सुननी होती है, तो उनके समर्थक जो हैं उनका दबाव है कि आप इसे एक्सेप्ट करें। तो जो एनी बेसेंट शुरू में कह रही हैं कि नहीं ठीक है, वही एनी बेसेंट अपने ही समर्थकों के दबाव में बाद में कह रही हैं कि ठीक है मान लेते हैं, और फिर अपने समर्थकों में खुले मंच पर जाकर के कह रही हैं कि एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल। तो ये उनका जो इसमें माइंडसेट है उसको लोग जज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रही हैं, हाँ या नहीं, पहले हाँ फिर नहीं, मतलब पहले नहीं फिर हाँ, ये क्या चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। तिलक भी शुरू में बहुत दृढ़ रहे, यहां तक कि उन्होंने बेसेंट ने जब इस चीज को समर्थन देना शुरू किया तो उन्होंने बेसेंट का भी विरोध किया कि नहीं, मतलब नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज को। लेकिन बाद में वो भी जो है अकेले पड़ गए और उन्हें भी इस चीज को स्वीकार करना पड़ा। तिलक के स्वीकार कर लेने की एक और घटना है, एक और कारण है कि पिछली बार जब तिलक गिरफ्तार हुए थे उस दौरान उन्होंने एक इंडियन अनरेस्ट नाम का एक ब्रिटिश राइटर है, ये ब्रिटिश राइटर है, इन्होंने इंडियन अनरेस्ट नाम की किताब लिखी है जिसका नाम है विंसेट चेरोल। विंसेट चेरोल जो हैं वो इन्हें इंडियन अनरेस्ट कह करके बुलाते हैं, इंडियन अनरेस्ट के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो तिलक जो है उन्होंने इसी विंसेट चेरोल के ऊपर जो है वो मानहानि का केस रख दिया था, मानहानि का केस किया था, और इस केस के संदर्भ में उन्हें लंदन जाना पड़ता था। किसको? तिलक को। और तिलक अकेले पड़ गए थे तो लंदन चले भी गए थे, फिर इस केस के सिलसिले में भी उन्हें बार बार लंदन आना जाना पड़ता था, इसलिए वो यहां की एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और दैट इज वाई एक आंदोलन जो है वो धीरे धीरे क्या पड़ता चला गया, कमजोर पड़ता चला गया। ये वो रीजंस हैं। परंतु एट द एंड मैं अगर आपको इसका कंक्लूजन देना चाहूं तो क्या होम रूल लीग की कुछ उपलब्धियां हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको समझ में आया कि होम रूल लीग ने सच में कुछ उपलब्धियां हासिल करी? तो उसमें से एक उपलब्धि तो यह है कि जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, भावी राष्ट्रीय आंदोलन जो होगा, उस आगे चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार के जुझारू योद्धा तैयार होंगे, वो डेफिनेटली इसी प्रकार के आंदोलन से सीख लेंगे और कुछ तो इन्हीं में से ही होंगे। आप गांधी जी का नाम भी लेकर के चलेंगे आगे, फिर गांधी जी ने बड़े सफल नेतृत्व, आपने आगे देखा कि फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया कि नहीं चलाया? तो आप ध्यान रखिए कि असहयोग आंदोलन जो है वो अकेले गांधी जी के विचार की देन, मतलब गांधी जी के का ही ब्रेन चाइल्ड नहीं है एक तरीके से अगर आप कहें, तो वो चीज तिलक के दिमाग में पहले आ चुकी है। कांग्रेस की कार्यकारिणी की बात भी गांधी जी के कहने पर 1920 में कांग्रेस जो है उसे रिफॉर्म करेगी, जो कि पहले ही 1916 में तिलक जी रख चुके हैं। एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो आगे हो रही हैं, इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन कहां से हो रहा है? इसी मूवमेंट से हो रहा है जो हमने आज के चैप्टर में पढ़ा। एंड नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन मैं जानता हूं या समझना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या आपको यह सेशन पहले की तरह ही कनेक्टिव लगा? क्या आपको ये सीरीज जो आप पहले भी बहुत प्रेम देते थे, इस सीरीज को वो प्रेम आप दे पा रहे हैं? मैं आपको याद दिला दूं कि इसके ठीक पहले आप
हिस्ट्री ऑन मैप पढ़ रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में है। तो इससे पहले कि आप हिस्ट्री ऑन मैप आपका खत्म होता, हमने आपका जो दूसरा सेशन है हिस्ट्री का वो भी शुरू कर दिया है। हिस्ट्री ऑफ मैप अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर है, उसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आ चुके हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मैपिंग का काम नहीं है, बट जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जिस चीज़ का काम है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके यहाँ पर चल रही है लगातार, और ये तो वन वे है, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से इस तरीके के बैच का आनंद लेना चाहते हैं तो आई पर्सनली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि इस बैच में एडमिशन लेने की आज है अंतिम तिथि, और आज है 3 अगस्त 2024। आज रात 12 बजे तक ही आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अमृत उपाध्याय सर इसमें पॉलिटी विषय पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। रिकॉर्डेड वीडियो उनके सारे मिल जाएंगे, आगे के लाइव क्लासेस उनकी आपको मिलेंगी। आपको 18 सेट ऑफ बुक्स दिए जाएंगे, 18 बुक्स का सेट दिया जाएगा, 18 बुक्स, सॉरी सेट नहीं, 18 बुक्स का एक सेट दिया जाएगा, नहीं तो कुछ लोग गलत अर्थ निकालेंगे। 18 सेट किताबें दी जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। उतना आप लेकर के करो भी क्या, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो तो आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा जो है प्रदान करी जाएगी, और यही वो बैच है जिसमें एडमिशन लेने में आपका फुल फी रिफंड हो सकता है। फुल फी रिफंड हो सकता है इसी बैच में एडमिशन लेने पर। और ये वो बैच है, और ये कब होगा, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। 1 साल की वैलिडिटी जो है वो भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तो आप विलंब ना करिए, शाम को 6 बजे का बैच है। इसे ज्वाइन करने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल दी हुई है, आपको एप्लीकेशन ऑटोमेटिक वहीं से डाउनलोड हो जाएगी। इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप पीडीएफ पाने के लिए भी हमारे 2-3 चीजें हैं, मैं आपको पीडीएफ पाने के लिए बता सकता हूं। देखिए, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं, जो कि आपको चाहिए होगा, तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना आप सिंपली आप ऐप स्टोर पे जाकर के सर्च कर सकते हो स्टडी IQ। वहां पर जब आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो उस एप्लीकेशन में ऊपर की ओर एक सर्च बार बनी हुई है। उस सर्च बार में आपको पीडीएफ लिखना है बस, केवल। जैसे ही आप पीडीएफ लिखेंगे तो आपको एक सेक्शन खुल करके आएगा, उसी में सारे लेक्चर्स के पीडीएफ वगैरह जो अभी तक डले हैं वो मिल जाएंगे आपको। ऑल्दो दूसरा जो मीडियम है वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में या तो आप इस लिंक को पेस्ट कर दीजिएगा t.me/virat-dubey01, या फिर आप टेलीग्राम में सिंपली virat.dubey के नाम से सर्च करिएगा, आप हमसे जुड़ जाइएगा। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में और हर जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सभी जगहों पर virat.dubey के नाम से मैं आपको मिलूंगा। विरद ही सर्च करोगे तो मिल जाएगा यार, काफी यूनिक नेम है, मैं इसे एंजॉय करता हूं, ठीक है। तो चलिए, ये सेशन आप लोगों को कल फिर मिलेगा शाम 7 बजे, इंतजार कीजिएगा। अपने सभी भाइयों बंधुओं को इस सेशन को भेज दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रेम इस सेशन को मिल सके। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।